नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद करणी सेना भारत का ऐलान। तो आरोपियों के पक्ष में सभा करने का ऐलान करणी सेना ने किया। पीड़िता के गांव में आरोपियों के पक्ष में सभा करने का ऐलान किया गया है। सभा करने की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हुई है। हरियाणा से हाथरस पहुंचे करणी सेना के नेता को हिरासत में ले लिया गया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी। आपको बता दें कि सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद करणी सेना भारत ने बड़ा ऐलान किया। आरोपियों के पक्ष में सभा करने का ऐलान करणी सेना ने किया। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो रेप का कांड हुआ, जैसा कि सीबीआई ने चार्जशीट लगाई, मैं उस बेस के लिए नहीं आया हूँ। मैं तब भी आया था जब ये प्रोपोगंडा फैला हुआ था, जब लोग धरने प्रदर्शन पे थे, जब तरह तरह की पार्टियां पूरे देश में लड़ाई लड़ रही थी जातिवाद और धर्मवाद की। मैं तब भी आके परिवार को एक बात कह के गया था कि मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूँ। सुख दुख का मतलब ये होता है कि जब परिवार किसी कष्ट में हो, जिस परिवार के 4-4 बच्चे जेल में हो, और इस कड़ाके की ठंड में मैं देख के गया था जिस परिवार में बैठने के लिए कुर्सी चेयर नहीं थी, उस परिवार की मदद करना मेरा पहला धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है। मैं इस ठंडी में उस परिवार से मिल के उनकी हाल चाल पूछने आया था कि आप कैसे हो, खाना है आपके पास, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बैठने के लिए कुर्सी है या सोने के लिए चारपाई है। उस बेस पे मैं यहाँ आया था और जिस तरीके से डिटेन पुलिस द्वारा करा जा रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, करणी सेना ने एक तरफ तो ऐलान किया सभा करने का, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, किस वजह से आखिर वो हाथरस पहुंचे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हाथरस कांड को लेकर जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी तो उसके बाद जी करणी सेना ने अपने अपने तरह से प्रदर्शन करने की बात कही थी और आंदोलन की भी चेतावनी दी थी, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे और ये आरोपियों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको पहले ही हिरासत में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि कल रात को भी करणी सेना के कुछ 5 लोगों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। वह भी वहाँ जाकर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से लेकर उनको पहले ही हिरासत में ले लिया और आज भी ये हिरासत में ले लिया गया है। जी ठीक, ये सभा का जो ऐलान किया गया है वो किस लिए किया गया? क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, उसमें यही बताया गया है कि जो आरोपी है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हीं के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। तो क्या करणी सेना को लगता है कि वो निर्दोष हैं? जो वो सभा का ऐलान उन्होंने किया, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें करणी सेना की तो जैसे सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी तो उसके बाद अब करणी सेना के जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि ये सीबीआई ने गलत चार्जशीट दी है, तो सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं करणी सेना के लिए लोग और इसीलिए प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको पहले ही हिरासत में ले लिया है। और वहीं आपको बता दें कि जो पीड़िता का गाँव है उसके बाद बैरिकेडिंग कर खुद एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट भी निरीक्षण करने पहुंचे और भाली पुलिस फोर्स भी वहां पहुंचते रहे। जी पुलिस का, प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन? जी पुलिस के आला अधिकारियों ने सुबह कहा है कि वे किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलाने दिए जाएंगे और कोई भी इसके खिलाफ जो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ में बेखौफ दबंगों का आतंक। पुलिस कर्मियों के सामने की दुकान मालिक की पिटाई की गई। दुकान मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। मारपीट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ के अलीगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों में कानून का कोई खौफ नहीं और पुलिस कर्मियों के सामने की दुकान में ही मालिक की भी पिटाई की और दुकान मालिक के साथ साथ कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। तो नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो दुकान है वो सामने ही है थाने के, पुलिस कर्मियों के सामने ही, मतलब ये दुकान मालिक की पिटाई की गई और साथ ही कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। क्या कुछ खबर, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में जैसे अपराधियों के आगे पुलिस नतमस्तक हो चुकी हो, उसी का नतीजा है कि पुलिस कर्मियों के सामने
दबंग जो है दुकानदार को दुकान में घुसकर पीटते हैं, कर्मियों को पीटते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होती है। उसके बावजूद भी 24 घंटे का समय लगता है, अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आरोपियों ने मार की थी, उनको कोई उनका नाम तक पता नहीं है पुलिस को। और हैरानी वाली बात ये भी है कि जिस समय ये पिटाई की घटना सामने आई है उस समय पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, और पुलिसकर्मी के मौजूदगी में इस तरीके की घटना हुई, जमकर पिटाई की गई। उसके बावजूद भी वो अपराधी जो है वहां से फरार हो जाते हैं। ऐसे में लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं लखनऊ में चल रही हैं। नीलेश, ये मारपीट क्यों की गई, क्या वजह रही जो इस तरह से इस वारदात को इन दबंगों ने अंजाम दिया? देखिए, लखनऊ में 25 दिसंबर के बाद से ऐसी घटनाएं सामने आने लगती है। जैसे ही 25 दिसंबर का समय शुरू होता है, न्यू ईयर नजदीक आता है, तो जो लॉन्ज होते हैं, होटल होते हैं, उसमें दबंग जो है नशे की हालत में पहुंचते हैं और वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये पूरी घटना टेकाबादी रेस्टोरेंट के पास की है, जहां पर ये मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है ये बताने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात क्या होगी, जब सीसीटीवी में सभी आरोपी कैद हैं, सबके चेहरे पहचान में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस अभी आरोपियों की पहुंच से बहुत दूर है। अब देखने वाली बात क्या, कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है पुलिस और क्या कुछ कार्रवाई करती है। नीलेश, जैसे कि आपने बताया, आप पुलिसकर्मी सामने मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरे की बात करें, पूरी वारदात कैद है, और सबसे बड़ी बात यह कि खुद यहाँ पर देखें तो गवाह के तौर पर पुलिसकर्मी खुद हैं, क्योंकि वो भी इस वक्त मौजूद थे। तो ऐसे में क्या रह जाता है जो अब तक इस पूरे मामले में अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, अगर हम लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की घटना जरूर हुई है, लेकिन उसमें कोई तहरीर ऑनर की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस की तरफ अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी कि क्यों इस तरीके से किसी दुकान में घुसकर उसकी पिटाई की जाती है और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। तो सबसे हैरानी वाली बात है कि उन्हीं के डंडे को लेकर वहां पर तोड़ फोड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, या तो उन लोगों को वो जानते हैं या फिर उनको पहचानते हैं। इसी वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस कर्मियों के सामने उन्हीं का डंडा लेकर दुकानदार की पिटाई की गई, कर्मियों की पिटाई की गई, तोड़फोड़ गई, लेकिन फिर भी पुलिस जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। तो ऐसे तमाम मामले पिछले एक सप्ताह के अंदर लखनऊ में सामने आए हैं, जहां पर पुलिस मौजूद रही है और उसके बावजूद भी अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। शामली से खबर है, जहां पर भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले मोदी सरकार, किसानों में फूट डालने का प्रयास कर रही है सरकार, मोदी सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, किसानों के बीच में कानून वापस लेने को लेकर कोई मतभेद नहीं है, सरकार को आरोप लगाने की बजाय मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। तो ये बयान दिया है भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने, जिन्होंने कहा है कि सभी एक मत है। माफ कीजिएगा, भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बयान दिया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले मोदी सरकार। नरेश टिकैत, जो कि भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले मोदी सरकार, किसानों में फूट डालने का प्रयास कर रही है सरकार, मोदी सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, किसानों के बीच में कानून वापस लेने को लेकर कोई मतभेद नहीं है, यानी कि सभी किसान एकजुट हैं, सरकार को आरोप लगाने की बजाय मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। रूपरेखा तो एक तो बताओ जी, ये किसान इसका विरोध कर रहे नहीं, फायदे का है, किसान को नुकसान दिख रहा है इसमें, तो सरकार इतनी हठधर्मी क्यों दिखा रही है अपनी? बातचीत करे और बातचीत में ये सब वापसी ले ले। इतना 3500 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान बता रही सरकार हो रहा, और हो भी रहा है, और किसानों का तो नुकसान का कुछ वो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कितना नुकसान है। तो ये बयान भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने तब दिया है जब बीजेपी ने आज किसान संवाद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर ये तीनों ही कानून कितने सही हैं किसानों के लिए। तो विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शामली से। विजय,
आज भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बयान दिया है कि ये जो तीनों ही कानून हैं, इन पर सभी किसानों की मांग एक ही है कि ये तीनों ही कानून वापस ले लिए जाएं। और जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो फूट डालने की कोशिश कर रही है, किसानों में भड़काने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे समय पर बयान दिया गया है जब बीजेपी की तरफ से ये चौपाल लगाई जा रही है और किसानों को समझाया जा रहा है कि तीनों कानून कितने ठीक है किसानों के लिए। लेकिन किसानों में मतभेद तो देखा गया, तो फिर ये बयान। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उसको लेकर साफ एक तौर से बात सामने आ रही है कि किसान जो कृषि बिल बनाया गया है उसको कानून वापस लिया जाए, कि सभी किसान ही इस मांग पर अड़े हुए हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकार है और वो बीजेपी की सरकार लोगों से किस तरीके से मतभेद रखती है कि वहां पर बिजली का बिल और गन्ने का जो मूल्य है वो अलग अलग है, जबकि यूपी में इतना महंगा है कि उनको जो कि आम किसान है उनकी कमर टूट जाती है पैसों को जमा करते हुए। लेकिन देखने वाली बात है कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सरकार चाहे तो 2 कदम पीछे हटके और किसानों से बात करे, और जिस तरीके से किसान कुछ चले और वो चले तो इस मामले का निस्तारण हो सकता है। ठीक, लेकिन विजय, जिस तरीके से नरेश टिकैत ने ये बात कही है कि किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है सरकार, ऐसे में कई किसान सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें इन तीनों ही कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ किसान जो सरकारी बिल कृषि बिल है उसके पक्ष में आए, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से किसानों को बदलाया जा रहा है या भड़काया जा रहा है, उनका बाद में सच्चाई सामने आएगी तो वो भी उनके साथ होंगे। लेकिन किसान अधिकतर संख्या में 40 से ज्यादा संगठन के जो किसान संगठन है वो धरने पर बैठे हुए हैं, और उनकी साफ तौर से बस एक ही मांग है कि कृषि बिल वापिस हो और उनका इससे निस्तारण हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विजय। जौनपुर से खबर, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। सर्राफा कारोबारी से लाखों का जेवर लूटे। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। नेवड़िया थाना क्षेत्र के बनेवरा गांव की ये घटना है। तो बता दें, जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक और बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। सर्राफा कारोबारी से लाखों का जेवर लूट कर फरार बदमाश। वहाँ पर मैं जा रहा था गाड़ी लेके। कब जा रहे थे? यही करीब 10:30 बजे घर से निकले थे अपने? हाँ, घर से निकले थे। हाँ, और उसके बाद जो है 4 लोग पीछे से आए, 2 लोग पीछे से गाड़ी पकड़ लिए और दोनों चारों लोग जो है 2 बाइक से थे? हाँ, 2 बाइक से थे और नंबर प्लेट नहीं था उनका, सादा था नंबर प्लेट। अच्छा। और उसके बाद जो है एक लोग आगे से जो है पकड़ के गाड़ी ढकेल दिया और हम झोड़िया गया हम लोग। और उसके बाद हम उतरे उसको मारने के लिए, उस पर कट्टा निकाल के तान दिया और दूसरा आया हमारा जो है सर पे मार दिया कट्टे से। वहाँ पर मैं जा रहा था गाड़ी। आज जौनपुर के थाना नेवड़िया में अभिषेक सेठ और उसका भाई अमित दोनों नेवड़िया कस्बे से अपनी दुकान बड़रापुर जा रहे थे। तो रास्ते में 2 बाइक सवार, 2 बाइकों पर कुल 4 अभियुक्त थे जो अपना मुंह ढके हुए थे। रास्ते में इसको ओवरटेक करके इनकी डिक्की में रखे हुए बैग को छीन लिया है, छीन करके भाग गए हैं। बाती के अनुसार उनके बैग में लगभग 1,50,000 से 1,80,000 के आसपास जेवरात और लगभग 4-5 हज़ार रुपये नकद था। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की तलाश की जा रही। बहुत शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद उसने एम्बुलेंस मांगी, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। जब सरकारी मदद नहीं मिली तो महिला के पति ने प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया। वहीं इस घटना का पता जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष शखदर को लगा तो उन्होंने पूरे मामले में जांच बैठा दी है। रजनी, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ 12:30 बजे नीचे उतर के आए हम। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे यहाँ आए आप? ऊपर से आए, लड़की हुई, जच्चा लेके आए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में फिर घर नहीं गए? नहीं, घर नहीं गए हम। जब गाड़ी वाले लेके नहीं जा रहे तो हम कहाँ से जाएं? क्या कह रहे हैं एम्बुलेंस? ये कह रहे हैं कि चाय पानी को पैसा चाहिए हमें। और क्या हुआ, लड़की है का लड़का में लड़की है, क्या हमें टाइम नहीं है, अभी नहीं जा रहे हैं। हम पे नंबर तो ना आया, लेकर गए वो 2 जने। हाँ, वही कह रहे चाय पानी को पैसे चाहिए। लड़की नहीं इसलिए मना कर दिया। हाँ, रजनी,
रजनी आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ 12:30 बजे नीचे उतर के आए हम। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे यहाँ आए आप? ऊपर से आए, लड़की हुई जच्चा लेके आए यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद में फिर घर नहीं गए आप? नहीं, घर नहीं गए हम। जब गाड़ी वाले लेके नहीं जा रहे तो हम कहाँ से जामे? क्या कह रहे हैं एम्बुलेंस? ये कह रहे हैं कि चाय पानी को पैसा चाहिए हमें, और क्या हुआ लड़की है का लड़का में लड़की है, क्या हमें टाइम अभी नहीं जा रहे हैं। हम पे नंबर तो ना आया, लेकर गए। मेरी पत्नी है जिनकी डिलीवरी हुई है, कल सुबह डिलीवरी हुई थी 7 बजे करीब, तो अभी इनकी छुट्टी हुई 12:30 बजे करीब। तो एम्बुलेंस वालों से पूछी तो बोले कि लड़की हुई है लड़का हुआ, कि लड़की हुई है। तो उन्होंने नहीं बैठाया, बोले चाय पानी के लिए बोल दिया था, पहुंचेंगे तो चाय पानी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं। पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरा है। वहीं बंगाल में आगामी चुनाव पर पश्चिम बंगाल के रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। बंगाल में चुनावी हलचल तेज है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सांसद रानाघाट से जगन्नाथ सरकार जी है। सर, एक के बाद एक बीजेपी नेताओं का दौरा हो रहा है, संभावित दौरा बताया जा रहा है 12 जनवरी को अमित शाह जी का, कितना अहम है सर? देखिए, बंगाल का चुनाव एक अलग मात्रा जग करता है, इसीलिए वो श्यामा प्रसाद का बांग्ला है, बंकिम का बांग्ला है, विवेकानंद रविन्द्रनाथ का बांग्ला है। इसीलिए उनका वो जो सोच भारतीय जनता पार्टी का तैयार तो पहले तो बंगाल में ही होगा, श्यामा प्रसाद जी ने किया। इसीलिए बंगाल का चुनाव, बंगाल वो हमारा भाजपा का अधीन आना, ये हमारा सारी कार्यकर्ता का एक निशाना है। इसीलिए सब बहुत गुरुत्व देते हैं। सर, बंगाल के नादिया जिले में ऐसे संदेश दीवालों पे लिखे गए कि अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। एक तरीके से धमकी भरा संदेश था, और कथित आरोप जो है वो टीएमसी के नेताओं पे लगे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है? डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाली ये कैरेक्टर बहुत हिम्मत वाला कैरेक्टर है। वो जो आज़ादी के बारे में सबसे ज़्यादा मूवमेंट वो जान दिया, फांसी में डाल दिया, लेकिन उधर कोई स्वाधीनता संग्रामी कमी नहीं आई, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। वो सीपीएम जिस टाइम में गवर्नमेंट में था वो अत्याचार बहुत किया, लेकिन वो नहीं रोक पाए बंगाली को। अभी तो टीएमसी विरोधी के खून करके वो आत्महत्या चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भाजपा का कर्मी नहीं कम ही हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए डराने के जितने काम करेगा उससे ज़्यादा वोट भाजपा का पास आ जाएगा। भाजपा के साथ जनता अभी है बहुत और बढ़ेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। वो सही बोला। क्यों बोला? गुजरात का बहुत उन्नयन हो रहा है, इसीलिए बंगाल का उन्नयन स्टॉप हो गया। उधर का बंगाल का जो शिल्प है, टाटा कंपनी का पोस्टिंग हो गया, वो गुजरात में हो गया। वो जितना बेरोजगारी आदमी कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं। तो बंगाल का पीछे ना काम कर रहा है। उधर में बोमा बारूद शिल्प बढ़ रहा है, वो जो जंगी कार्यकलाप ज़्यादा हो रहा है उधर में ही हो रहा है। गुजरात में ये काम नहीं होता है, दंगा नहीं है, उधर में दंगा ज़्यादा है। इसीलिए गुजरात तो उन्नयन का एक लक्ष्य मात्रा है, लेकिन बंगाली आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।